नमस्कार, मैं हूं राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके जनसदन में चर्चा का मुद्दा है इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्साहित है सरकार। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भाजपा से प्रवक्ता है। रविंद्र जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेत्री हैं। मंजू जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और रवि सरन जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। रवि जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। रुख सबसे पहले रविंद्र जी आपकी तरफ कर लेते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर समिट की, पूर्व में भी इन्वेस्टर समिट हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड के, तो मात्र 2 देश चेक गणराज्य और जापान उस वक्त आए थे। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया ये भी है कि इन्वेस्टर समिट करा के कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं इसको सरकार के खिलाफ भी देखा जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर समिट की, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं। आज अमित शाह जी द्वारा इसका समापन भी किया गया है। जिस तरीके से अनुमान था कि 2 लाख के आसपास उनका अनुमान था कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होगा, लेकिन 3.5 करोड़ लाख से ऊपर का इन्वेस्ट यहाँ पे हुआ है। अगर हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी की, तो उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अगर हर कॉर्पोरेट घराना उत्तराखंड के अंदर घर बनाता है तो कहीं ना कहीं उम्र 4 से 5 साल बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं कारोबारों को बढ़ोतरी मिलेगी। रवि जी, लगता नहीं कि अगर इस तरीके से अगर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर स्कूल की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो जो व्यापारी वर्ग है या होटल वर्ग है, इंडस्ट्री वर्ग है, हर एक को कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना है इसमें? देखिए, पहले तो मैं सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों के लिए एक बड़ा जबरदस्त जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट जो हमारे उत्तराखंड में हुई है और सफल, इसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व में लोकप्रिय नेता है उनके द्वारा किया गया। जिस प्रकार से उत्साह दिखाया यहाँ पे इन्वेस्टर्स, देश दुनिया के इन्वेस्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी, उसे देखते ही बनता है। आप भी मेरे ख्याल से आप वहां लगातार इसको आपने कवर किया होगा इस मीट को, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोगों के बीच में इसको लेके एक उत्साह है। अगर आपने बात की हो आए हुए जितने भी बड़े घराने हैं, जो व्यापारिक घराने हैं, तो उनमें उनका सबका एक तरीके से जिस प्रकार से पॉजिटिव इस पहाड़ को लेके, उत्तराखंड को लेके एक पॉजिटिव माइंड बना हुआ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप 2 लाख करोड़ रुपए की जो हमारा अनुमान था, जो बढ़ के मेरे ख्याल से 3.5 लाख के लगभग हो गया, ये आने वाले दिनों में और नए कीर्तिमान छूएगा। और ये पूरे तरीके से मैं समझता हूँ कि ये सफलता के की शुरुआत है इस पहाड़ की। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की विकास के लिए एक नए आयाम छुएगा। जिस प्रकार से माननीय धामी जी इसको लेके मेहनत कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर लगातार अपना विशेष जो है लगाव, विशेष उनका इसके ऊपर निगाह है कि इस पहाड़ की तरक्की, इस पहाड़ का विकास, इस पहाड़ का कल्चर देश दुनिया में जिस प्रकार से एक की नजरों में पहुंचे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अधिक इसकी चरम बढ़ने के बहुत बहुत उत्सुकता के साथ में अगर मैं अपनी नजरों से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी। बिल्कुल। मंजू जी, देखिए जिस तरीके से अभी रविंद्र जी ने कहा है कि यहाँ की जनता उत्साहित है, लोग उत्साहित है, क्योंकि उनको लग रहा है बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जिंदल ग्रुप की, हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो एक जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे एक हम कहीं पेन लिया है या एक लोगों को जोड़ने का और इस तरीके की इन्वेस्टर समिट कराने का प्रयास किया है, तो लगता नहीं कि लोगों का रुझान उनकी तरफ कहीं ना कहीं गुड वर्क बुक में उनका नाम लिखता हुआ नजर आता है? मंजू जी, देखिए, अभी जो ये वर्तमान ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है, मेरे हिसाब से ये 2018 की नकल है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं कई चैनलों के माध्यम से कह चुकी हूँ कि भाजपा जो है योजनाएं बड़ी बड़ी बड़ी, मोदी जी तो खाली उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है, यह जनता भी जान चुकी है। और यही नहीं, भाजपा वालों की नियति है कि वो मारते कम है और घसीटते ज्यादा है, ऐसी उनकी नियति दिखाई देती है हर जगह।
और जहां तक बात कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि पूर्व इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ऑब्जेक्शन किया है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हुए जो इनकी मीट हुई है। जहां तक की बात कहा कि केंद्र सरकार की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अब तक उद्योगपतियों को नहीं दी गई है। तो देखिए, लोग लुभावने और जो है खाना पूर्ति करना, 2 दिन के इन्वेस्टर मीट में जो कुछ करना चाहा उन्होंने, वो तो पूरी डफली राग अपना सब बजा दिया। अब देखना ये है कि ये धरातल पर कितना खरा उतरता है और जो इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, क्योंकि देखिए योजनाओं का अनाउंसमेंट करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट धरातल पर जाकर कहां तक कार्य करते हैं वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल अभी तो नहीं लगता कि बड़े बड़े उद्योगपति, देखिए जो आपने कहा बड़े घराने के उद्योगपति आए, अडानी अंबानी, भाई वो तो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, उन्हीं को तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, उनका तो सब माफ कर देंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं कर देंगे। बात जहां तक है रामदेव बाबा की, तो रामदेव बाबा कहाँ, रामदेव बाबा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके तो पहले ही यूनिट है, पूरे विश्व को उन्होंने, पूरे देश को योग में उलझाकर खुद उद्योगपति बन गए। तो खैर रामदेव बाबा की तो बात ही अलग है। तो बिल्कुल रुक करना चाहूंगा रवि जी आपकी तरफ। रवि जी देखिए, कहीं ना कहीं रविंद्र जी का अपनी पार्टी की तरफ से कहना है, अगर मंजू जी की बात करते हैं वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, किस क्राइटेरिया से इसको आप देखते हैं कि इन्वेस्टर समिट होना यहाँ पे एक उत्तराखंड में, अगर हम खासकर बात करें वेडिंग डेस्टिनेशन की, लगता नहीं कि एक नए आयाम उत्तराखंड छूने वाला है। देखिए, जो कुछ भी किया गया है इसके प्रति क्या भावना है वो तो नहीं, लेकिन जहां पे अभी जो किया गया है ये सार्थक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, अब 18 में वो सफल नहीं हो पाया था, 1 लाख करोड़ का हुआ था, 17,000 करोड़ भी धरातल पे नहीं आया, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई काम नया किया जा रहा है, उसके प्रति ये इच्छा है कि उससे पहाड़ का विकास होगा, तो जरूर ये एक अच्छा कदम लेंगे। जो बड़ा सवाल है जिसके जवाब आज के दिन सत्ता पक्ष को देने चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट कितना देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर के लिए आ रहा है और कितना पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और पहाड़ों के लिए आ रहा है। कितने तरह की इंडस्ट्री आ रही है जो मैदानी इलाकों में चलेंगी और कितने तरह की ऐसी इंडस्ट्री आ रही है जो आयुष में इन्वेस्ट करेगी, जो हमारे पहाड़ों को एनरिच करेगा। तो ये चीजें एक पहलू। दूसरा, जिसपे भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पार्टी है जो काफी कुछ कहती और करती भी प्रतीत होती है, तो ध्यान नहीं दिया वो ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आप निश्चित सी बात करेंगे रोजगार के लिए। देखिए, रोजगार की अभी की स्थिति यह है कि जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है भी, वहां पे पहाड़ी लोगों के लिए व्यवस्था क्या बनी हुई है कि वो जाके किसी एक थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर के द्वारा, जो ज्यादातर सत्ता से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयड है, और वो उसके तहत पे उस इंडस्ट्री से ले रहा है। भाजपा को करना ही चाहिए था कि अगर इतना बड़ा प्लान है तो आप दुनिया भर में स्किल इंडिया का ढोल पीटते हैं, क्या आपने कोई एक प्रयास किया कि हमारे पास अगर कोई ऑटोमोबाइल में आ रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन में आ रहा है, तो हम उनसे मैंडेट लेके बच्चों को ट्रेन करके सीधे उनके पास एम्प्लॉयड करें, न कि अपने राजनेताओं को एक मौका दें कि वो मीडिएटर बने और वहां पे हमारे बच्चे, पहाड़ के बच्चे जाके कमीशन पे एम्प्लॉयड हो और उस कमीशन का पैसा वो इंडस्ट्री से लें। मैं ऐसा इसलिए कह कि भाजपा एक अच्छा कदम ले रही है, एक अच्छी, मैं ये मानता हूं कि अच्छी सोच के साथ ले रही है। तो इन चीजों को, जिसकी वजह से पहाड़ का विकास एक्चुअल वास्तव में ऊपर आएगा और हम लोगों को, पहाड़ के लोगों को ज्यादा अच्छा फल उसका मिलेगा, उसके लिए भाजपा को जरूर इन पहलुओं पे भी ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी कि 18 में भी हुआ था, मिला कुछ नहीं। तो अगर कोई पार्टी, खासकर सत्ता पक्ष, कुछ अच्छे मन से कर रहा है, चाहता है कि विकास हो, और भाजपा की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि प्रदेश की जनता ने उनके शासन पे भरोसा करके उनको दूसरा मौका भी दिया है, एक नया ट्रेंड बदला। तो अगर जनता आपको इस तरह का मौका दे रही है तो आपको कोई चीजें जब आप करने जाते हैं, अच्छे दिल से कर रहे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, प्रदेश की जनता आपके साथ है, लेकिन क्या उसके पहले आपने होमवर्क किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और अगर छूट भी गया, नहीं भी किया,
तो क्या आपके पास इसके लिए कोई योजना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे पास आएगा, हमारा बच्चा उनके साथ सीधे एम्प्लॉयड होगा, न कि जो पहाड़ियों की नीति बन गई है कि आज के दिन हम पहाड़ी जाके कमीशन एजेंट की तरह कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सत्ता पक्ष जरूर इस बात पर ध्यान। बिल्कुल, रुख आपकी तरफ करूंगा रवि जी। रवि जी देखिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड में, खुशी की बात है, ऐसी इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए। लेकिन अगर छोटे पहलू की हम बात करें, चकबंदी पे भी कुछ नहीं हो पाया, रोजगार पे कुछ नहीं हो पाया, मेडिकल की सुविधा ही नहीं मिल पाई। पहाड़ की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल सीबीएसई की अगर हम बात करते हैं, वहां पे स्कूल ही नहीं है। एजुकेशन पे लगता नहीं कि वर्क करना चाहिए, कि एजुकेशन में क्या फर्क आ गया कि सीबीएसई में एनसीईआरटी की किताबें लगा दी है। अच्छी पहल है क्योंकि गरीब का बच्चा किताब खरीद सके, लेकिन आईसीएसई स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगी। क्या आईसीएसई स्कूल में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता? ये फर्क क्यों रवि जी? देखिए, ये नीति तो जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड एक आईसीएसई बोर्ड है, इसके ऊपर एक अलग से लंबी बहस हो सकती है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको एक तरीके से एंग्लो इंडियन सोसाइटी को एक दर्जा दे दिया गया था, एक एजुकेशन सिस्टम को। एक पुरानी किस्सा है, फिर आप कहेंगे कि एक अलग डिबेट हो सकती है इस पे और अलग वे में चली जाएगी। तो ये एक लंबा वो है कि आईसीएसई एक अलग तरीके का बोर्ड बना के दिया गया एंग्लो इंडियन सोसाइटी को एक लंबे समय पहले नेहरू काल में। तो वो व्यवस्था आज तक चली आ रही है। धीरे धीरे इस देश में एक देश, एक कानून, एक समान तरीके की सारी चीजें बनने में जो है, अभी मुझे लगता है कि शिक्षा को जिस प्रकार से अभी किया है कि एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसे समान शिक्षा मिले, तो लगेगा समय। धीरे धीरे ये सारी चीजें भी आएंगी निकल के सामने कि कैसे ये व्यवस्थाएं अलग हुई थी और कैसे इनको मिलाया जाएगा। लेकिन मैं आऊंगा वापस ग्लोबल इस पे इन्वेस्टमेंट पे। अभी हमारे साथी जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आएगी, हमारा लड़का वो कैसे तैयार होगा। मान लीजिए वो तो एक ऐसी फैक्ट्री लेकर आते हैं, हमारा स्किल ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का वो स्किल कर सके। तो देखिए, लगातार स्किल इंडिया को लेके इस तरीके के जो उद्योगों में लड़कों को ट्रेन करने के लिए लगातार कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगातार भारत सरकार की योजना में काम चल रहा है। और इसमें बहुत सारे कुशल कारीगर, स्किल कारीगर हमारे पहाड़ के भी तैयार हुए हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे तैयार हुए। अब वो यहाँ से तैयार होकर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। जब हमारे राज्य में आ जाएगा ये सारा काम, उद्योग आ जाएंगे, तो वो भी सारे यही लौट के आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हमारा बच्चा एक बार जो बड़े उद्योगपति जो जिन सेक्टरों में अपना काम लगाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी अपग्रेडिंग होगी। हमारे यहाँ के रहने वाले नागरिकों की, यहाँ के युवाओं की, उनकी अपग्रेडिंग होगी। वह भी सीखेंगे कि देखिए आगे बढ़ने में क्या क्या होता है। पहले वो बेचारा धक्का खाता करता कहीं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इन बड़े महानगरों में जाके ये सारी चीजें सीखता था। आज वो सारी चीजें यही सिखाने के लिए आएंगे। यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, वो अपने आप को सीखेंगे भी, और आगे फिर यही हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में, यही हो सकता है इनमें से कुछ नए इंडस्ट्रीज हमारे यही पहाड़ का बच्चा एक नया इंडस्ट्रीज, नई स्कीम के साथ कोई ऐसे काम करने लगे। तो ये सारी चीजें देखिए, संभावनाएं आप भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है, इसके डर से हम आज प्रयास को नहीं छोड़ सकते कि हम आज प्रयास करना बंद कर दें कि भाई पता नहीं हम फेल होंगे, हम पास होंगे। तो ये जिस प्रकार से सवाल उठा है, चिंता होना जायज है, चिंता करना जायज है, लेकिन चिंताओं को ये जाहिर कर देना कि ऐसा ही होगा, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आशावादी होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग, चाहे पर्यटन में हो, तीर्थाटन में हो, जहाँ वेलनेस में हो, होटलिंग में हो, या और अन्य तरीके के कई सारे भंडारण, मैं एक देख रहा था, उनका पढ़ रहा था कि भंडारण, जो बिजली के बड़े बड़े भंडार बनाएंगे यहाँ पे, की जो रिजर्व बिजली को करी जाएगी, जिसके कारण हमारे प्रदेश की ऊर्जा की दरें भी कम हो जाएंगी। तो कई सारे एमओयू हुआ है इसमें।
तो ये हमें आशावादी होना चाहिए। बहुत सारी चीजें नई तरीके की आ रही हैं बिल्कुल। और धीरे धीरे सारी चीजें आप भी इस पे रिसर्च करेंगे, हम भी रिसर्च करेंगे, जनता को बताएंगे, समझाएंगे। कहीं कमी है तो उसे जरूर उजागर करिए, लेकिन खाम खा मुझे लगता है विपक्ष को इस चीज से बचना चाहिए। आप विरोध मतलब आप आपत्ति जताते हैं, विरोध में आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में आपका मैसेज गलत जाता है। ये मेरा सुझाव। बिल्कुल रुक करना चाहूंगा मंजू जी आपकी तरफ, और रविंद्र जी ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, बिजली निर्यात करने के बाद हम खरीदते हैं, ये भी बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ की जनता खड़ी करती हुई नजर आती है। मंजू जी आपने कहा कि बीजेपी जो है वो कथनी करनी में फर्क है। अगर हम बात करते हैं 370 की, उन्होंने कहा हटाएंगे, हटाई। हम बात करते हैं राम मंदिर की, उन्होंने कहा बनाएंगे, बनाया। तो लगता नहीं कि कथनी करनी एक जैसी है। और अगर बात करते हैं पहाड़ पे, 5 पहाड़ी इलाकों में वो स्कूल खोलने जा रहे हैं, लगता नहीं कि यहाँ का बच्चा पढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उत्तराखंड की पानी और जवानी यहीं रहेगा और यहीं के लिए काम करेगा। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास करने की पहल की जा रही है। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। और भाई साहब ने जो कहा कि यहाँ पर जैन जी ने कि हम सकारात्मक, अरे भाई मैं तो चाहती हूँ भाजपा को सद्बुद्धि आए कि वो जो कहते हैं उसको करके तो दिखाएं। जहां तक बात है कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, तो विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में उन्होंने कोई इन्वेस्टर मीट नहीं किया था, कोई उन्होंने दिखावेबाजी सोचबाजी नहीं की, कोई उन्होंने रोड पे गड्ढे खुदवा के और डेंगू से मरने के लिए सैकड़ों लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा था। सारी योजनाएं और जो औद्योगिक पैकेज लेके आए वो एनडी तिवारी जी लेके आए। जहां तक कह रहे हैं आप हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा जितनी कांग्रेस गवर्नमेंट में थी उतनी मेरे ख्याल से कभी भी नहीं। आप देख रहे हैं 2 दिन से उनके, कभी आपने सुना कि कांग्रेस सरकार में इन्वेस्टर मीट में 2 दिन पूरे शहर के स्कूल बंद कर दिए गए हो, बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जा रहा हो? मैंने अभी आपसे कहा था कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, 100% अंतर है। और यहाँ पर देहरादून में जोड़ देता हूँ मंजू जी, आपने कहा ना कि एजुकेशन में, हाँ, मैकेनिक की शिक्षा हम पढ़ते आए हैं बचपन से। अब जाके भाजपा ने एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिसको लोग सराहना कर रहे हैं। शायद ये कांग्रेस के समय में हो जाना चाहिए था। कांग्रेस के समय में कोई ऐसा, हमारी जो लॉ महिला कहा जाता है, हमारी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एजुकेशन को, महिला शक्ति को जितना आगे बढ़ाया, मेरे ख्याल से आज तक कितने, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। आप लोगों को याद होगा पंडित नेहरू जी ने कहा था कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट द you'll educate a single family. If you educate a man, you will educate a family. But if you educate a woman, you will educate the entire family. तो महिला जो है हमेशा, हमारे देश की महिलाएं फाइटर पायलट बन चुकी, बिना महिला सशक्तिकरण के ही बन गई है। और जहां तक ये लोग कर रहे हैं कि पहाड़ में करेंगे, भाई दूसरी बार आप गवर्न कर रहे हैं उत्तराखंड को, डबल इंजन की सरकार है, फिर पलायन क्यों हो रहा है? नारी की सुरक्षा है ही नहीं, आप नारी को सशक्त कर रहे हैं। अगर इस तरह से होता तो आप देखिए सिडकुल की स्थापना, इंजीनियर पहले पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कौन लेके आए? कांग्रेस के दौर में तिवारी जी लेके आए। एजुकेशनल हब आज से नहीं, शुरू से देहरादून को माना गया है। तो मंजू जी आपने नारी शक्ति की बात की, तो आज तक आपने प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला को क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं नारी शक्ति को आगे बढ़ाया? खासकर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। जगह देखिए, जो सक्षम होगा, यानी नारी सक्षम नहीं है, आपसे आपने का सक्षम, इसका मतलब नारी सक्षम नहीं है। नहीं, सक्षम है नारी, जिसको ये देखिए शीर्ष नेतृत्व वो है। तो आपका टिकट काट के खुद ले लेता है, उसके बदले की टिकट नहीं, वो तो आपके यहाँ भी होता, आपके तो बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। आडवाणी जी को पीछे बैठा दिया, आडवाणी के हाथ जोड़े खड़े रहते, हाथ जोड़े खड़े रहते। आप तो देखिए, और जहां तक आप कह रहे हैं राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर की बात आपको याद होगा कि ताला किस समय खुला था? जब स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाने का काम किया था। और मंदिर बन रहा है तो मंदिर में
पूरा देश सहयोग कर रहा है, कोई मोदी जी अकेले नहीं बना रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए, किसी भी गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें इनको क्यों क्रेडिट? मैंने कहा ना, ये मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। ये भाजपा जो है अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम करती है। अगर इस तरह सिडकुल की स्थापना किसने की? एनडी तिवारी जी के। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर ऋषिकेश एम्स में, सिडकुल में बाहर के लोगों को लाके इन्होंने नौकरी दी, कह रहे हैं हम पहाड़ को करेंगे। एक नारी महिला, इनके भाजपा नेता उसका बेटा उसमें शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन आज तक उसके हत्यारों पर कोई काम नहीं किया। जब नारी सुरक्षित ही नहीं है तो वो अपना घर छोड़ के आगे कहाँ चली जाए? बिल्कुल। रवि सरन जी, रुख आपकी तरफ करूंगा। बड़े प्रश्न यहाँ पे मंजू जी ने उठा दिए कि अगर अंकिता भंडार की बात करते हैं तो उसके जो दोषी रहे हैं, सजा अभी तक उनको नहीं मिली। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एम्स में बाहर के लोगों को नौकरी दी गई। ये बड़े प्रश्न आते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? किस तरीके से वैचारिक पटल पर रखते हैं रवि जी? देखिए, ये तो मतलब पार्टियों का अपना पक्ष है कि कैसे कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीजें तथ्यात्मक रूप से जनता भी देख रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी के जो भी कल्प्रिट थे, उनको अभी तक न्याय न मिल पाना, सुसंगत न्याय न मिल पाना, और माँ बाप का मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि हमारे ही काउंसिल को हटाओ, ये जरूर एक सवालिया निशान लगाता है। बाकी किसको कहां से लाए, कैसे लाए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से मतलब हर पक्ष का अपना तरीका हो सकता है उसको कहने का, रखने का। जो मैं बात कह रहा हूं वो मुख्यतः ये है कि हर पार्टी अपने लिए आइडियल्स यूज करती है, उसका इस्तेमाल करती है। जो मुख्य बात है उत्तराखंड के लिए, कल मुख्यमंत्री और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, बहुत बढ़िया भाषण हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसमें तारीफ की। एक तरफ से सारे सैनिकों ने ये कहा कि जब भाजपा को जरूरत थी तो 8 तारीख के दिन में उन्होंने हमारे सीडीएस का पूरा फोटो देहरादून से पूरे उत्तराखंड में छाप दिया था जब भाजपा को जरूरत थी। और कल 8 दिसंबर उसी पुण्यात्मा की पुण्यतिथि थी और आधे घंटे के भाषण में मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। ये एक पक्ष हो सकता है जिसके आधार पे जनता आपको इवेलुएट करती है। हमारा कहना इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन आया, उसमें कुछ तो आप भी जानते हैं, तपलियाल साहब को तो आप भी जानते हैं। ये बहुत प्रमुख बात थी, उनके मन में जो एक उद्विग्नता थी इस बात को लेके, इतना बड़ा समारोह हो रहा है, हम इतना बड़ा विजन रख रहे हैं, तो उसको मैंने प्रकट किया अपनी भाषा देके। जो मुख्य बात है उत्तराखंड की, जो भी काम कर रहा है, आज जो भी स्थिति है, आप किसी को किनारे नहीं कर सकते। 23 साल की उत्तराखंड की जो भी आज की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इत्तेफाक से भाजपा और कांग्रेस को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज जहां पे है परिस्थितियां उसमें इन्हीं 2 दलों ने शासन किया। जो अच्छा हुआ है उसमें भी, जो नहीं हुआ है या जो बुरा हुआ है उसके लिए हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है कि अगर हम एक प्रदेश की तरफ देख रहे हैं, आपने भी एक सवाल उठाया कि साहब ऊर्जा प्रदेश है, किस चीज का ऊर्जा प्रदेश है? 12-12 घंटे आप बिजली काट रहे हैं, अभी परसों की बात है, 3 दिनों से लगातार आप देहरादून की स्थिति है। हमारा कहना यह है कि हमने प्रदेश क्यों बनाया था? हमने प्रदेश इसलिए बनाया था कि साहब हमारा पहाड़ी इलाका है, दुर्गम स्थिति है, उनको हम रिस्टोर करें, उनके हिसाब से हम चीजों को लेके चलें। उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, कम दिया गया है, जो भी है आज के दिन स्थिति बुरी है। पहाड़ों में आप देख लीजिए, जो भी आप कह रहे हैं आपने एम्स बना दिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमारा? शुरू का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? हर जगह पब्लिक हेल्थ सेंटर होते थे 20 किलोमीटर, वो सारे बैनिस्ड हैं। 20 किलोमीटर पर पहाड़ पर कहीं तो डॉक्टर है या नहीं? पब्लिक हेल्थ सेंटर की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। उनको कैसे सही किया जाए, वहां पे चीजों को कैसे एनरिच किया जाएगा? उन पहाड़ी क्षेत्रों में जब तक हम रिसोर्सेस को नहीं पहुंचाएंगे, आप लोगों को भी पता होगा कितने 100 स्कूल बंद किए गए हैं पिछले 8 सालों में, जो सरकारी स्कूल थे बंद किए गए। उनके कारण होंगे सरकारों के पास। मैं कोई इल्जाम लगाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, ना मैं कोई पक्ष या प्रतिपक्ष हूं। मेरा सवाल ये है कि उन स्कूलों को अगर बंद करना पड़ा तभी सचेत हो जाना चाहिए था कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन इन्फ्लेशन एक तरफ से दूसरी तरफ हमारा सीधे सीधे हो रहा है। क्या हम उत्तराखंड में
देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर को एस्टैब्लिश करके ये कह देंगे, अगर 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक ने इतना प्रयास किया कि वहां पे ऑलमोस्ट एक तरह से सत्ता बैठ गई थी, मतलब आप समझिए सत्ता का केंद्र वहां बना दिया गया था। तो साहब ये राजनीतिक सवाल जरूर उठता है कि क्या उत्तराखंड के लोगों का बलिदान कम था, जो उन्होंने जब पहाड़ पे अपना कहा कि विधानसभा चाहिए तो आपने 20 साल बाद दिया, वो भी 4 दिन के लिए आप जाके बैठते हैं। आप क्यों नहीं जाके बैठे, ये सवाल मेरा कांग्रेस और भाजपा दोनों से, आप क्यों नहीं जाके बैठते? जब 41 मजदूरों की जान, बहुत अच्छी बात है, आप ये जो सिंसियरिटी दिखाई, तो क्या उत्तराखंड के जो लोग, जो क्रांतिवीर उत्तराखंड के लोग, महिलाएं जिन्होंने उत्तराखंड के प्रादुर्भाव के लिए अपना जान दे दिया, क्या उनका आपका सम्मान नहीं है कि आप जाके वहां पे बैठे जहां पे वो कह रहे हैं पहाड़ पे आप बनाए? आप यहाँ उत्तराखंड को बनाए हुए हैं, देहरादून को आपने बना लिया, आज देहरादून में इस जगह पे है, कल को आप बोल रहे हैं कि साहब हम माल देवता के पास ले जाएंगे। सवाल ये है, हमने जिस लिए प्रदेश बनाया था, हम उस दिशा में क्यों नहीं चल रहे? क्या मजबूरियां हैं? ये आज के दिन तो उसको देखना है जिसके पास सत्ता है, और जब जिसके पास सत्ता होगी तब उसको। बिल्कुल। रुख रविंद्र जी आपकी तरफ। रविंद्र जी देखिए, जो टारगेट था 2 के आसपास, वो 3.5 से ऊपर चला जाता है, ये अच्छी बात है, खुशी की बात भी है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी बधाई की बात होती है। लेकिन व्यवस्था की अगर हम बात करें, 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले सड़कों को रंगना, कच्ची ईंट की चिनाई करना, लगता नहीं कि इतनी हपड़ दपड़ में, जिस तरीके से रवि जी ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या इसके लिए होमवर्क किया गया, लगता नहीं कहीं ना कहीं होमवर्क में थोड़ी बहुत चूक या कमी रह गई। रवि जी देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही वाजिब सवाल उठाया, जवाब भी वैसे घुमा नहीं। कुछ पहले मैंने रणवीर जी ने जिस प्रकार से 2-3 जिस प्रकार से 2-3 उदाहरण दिए, एक तो इन्होंने कहा कि तिवारी जी ने कौन सा कोई इन्वेस्टर मीट की थी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अंतरिम सरकार जिस समय भाजपा की थी, उसके बाद चुनाव होने के बाद जब चुनाव हुए तो नरेंद्र तिवारी जी के हाथ में सत्ता है, कांग्रेस के हाथ में, तो केंद्र में अटल जी की सरकार थी। 2002 से लेकर 2004 तक जिस प्रकार से मदद केंद्र ने सब्सिडी के रूप में, पैकेज के रूप में दी थी, वो 2004 में यूपीए आते खत्म कर दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखिए साल दर साल बताऊंगा, तिवारी जी ने वाकई में, मैं इसमें नो डाउट, तिवारी जी ने जिस प्रकार से काम किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। विकास पुरुष के नाम से उनको इसलिए कहा जाता था, लेकिन उसमें जिस प्रकार से केंद्र ने, अटल जी की सरकार ने जो मेहनत दिखाई थी, उस मेहनत का नतीजा था कि यहाँ पे विशेष पैकेज का दर्जा देते हुए इंडस्ट्री को फलता फुलाया गया, जो 2004 के बाद रद्द हुई। उसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खंडूरी जी के शासनकाल में। देखिए, ना तो तब इन्वेस्टमेंट होती है, ना स्मार्ट सिटी होती है, ना बंजाई होती है, ना पोताई होती है। हमारी सरकार काम वो करती है जो जनता के हित में होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, चक्रोता रोड बॉटल नेक के नाम से मशहूर था, जहां घंटों घंटों जाम लगता था। वो खंडूरी जी की और निशंक जी की सरकार के कार्यकाल में वहां के व्यापारियों के साथ समझौता करके उसको खुलवाया गया, उसको कहीं और शिफ्ट कराया गया। दूसरा, लच्छीवाला का पुल, जिसे लोकल सकोती कहा जाता था, सकोती लगता था, दिल्ली देहरादून कभी जाते थे, याद होगा, आज से 25 साल पहले घंटों घंटों जाम खड़ा होना पड़ता था सकोती के फाटक में, ऐसी लच्छीवाला के फ्लाईओवर के नीचे जाना पड़ता। बिल्कुल रवि जी, सर 10 सेकंड, ये काम ना तो कोई रंगाई का था, ना पुताई का था, ना स्मार्ट सिटी का था, ना, लेकिन सरकार जब जनहित के मुद्दों के लिए काम करती है तो इस तरीके काम आती है। उसके बाद आ जाते हैं हरीश रावत जी। हरीश रावत जी का कार्यकाल में आप मुझे 2 काम गिनवा दीजिएगा, कोई जनता के हित में क्यों, 2 ही काम मैं हरीश रावत जी गिनवाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं त्रिवेंद्र जी जब आते हैं, यहाँ पे किस तरीके का काम हुआ आपने देखा, जिस प्रकार से लगातार हरिद्वार से देहरादून की सड़कों का निर्माण हुआ, ये विधानसभा के पास वाला जी आपने उसके बाद में बता दूं, देखिए सुरतमणि डाट काली मंदिर में जिसपे घंटों जाम होता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 2 फर्क होता है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसकी गिनती हम साल से करते हैं कि ये कितने साल चलेगा।
इसकी उपयोगिता कितने साल रहेगी, इसको कितने साल तक लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इनकी गिनती होती थी माल से, कितना माल आएगा। एक बल्लीवर ने जो आज दोनों फेल हो गए। सब एक अपनी बात है ना। आपने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी के समय बहुत काम हुए, लेकिन बड़े प्रश्न यहाँ पे ये भी आते हैं, अगर काम हुए तो बदलने की क्या आवश्यकता हुई। रविंद्र जी, मंजू जी, रवि जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि टारगेट 2 के आसपास था, लेकिन बीजेपी 3.5 से ऊपर ले आती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, MOU साइन होते हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि हर कॉर्पोरेट घराना अगर उत्तराखंड के अंदर घर बनाता है तो कहीं ना कहीं उनकी उम्र में इजाफा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि उत्तराखंड अगर वेडिंग डेस्टिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ेगा। पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि स्थानीय उत्पादकों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार। में 35 रिपोर्टर लेंगे